नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में बड़े सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी ने हरियाणा का कप्तान बदल दिया है। यानी हरियाणा की कमान अब मनोहर लाल से लेकर के नायब सिंह सैनी को सौंप दी गई है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने शपथ ले ली है। ओबीसी नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है और इसी के साथ ही 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री के तौर पर कोई नया चेहरा नहीं था। रणजीत चौटाला, जेपी दलाल, बनवारी लाल, मूलचंद शर्मा, कंवरपाल गुर्जर, ये सब वही चेहरे हैं जो पिछली सरकार यानी मनोहर सरकार में मंत्री हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी सियासी सर्जरी से भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ कई निशाने साध लिए हैं। नई सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की भी घोषणा कर दी है। अब क्या यह परिवर्तन ओबीसी वोट बैंक साधने की कोशिश में किया गया? क्या यह परिवर्तन एंटी इनकम्बेंसी को पलटने के लिए किया गया, या फिर जिन भी खास कारणों के चलते बीजेपी ने यह बड़ा दांव चला है, क्या बीजेपी को उसमें सफलता मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा, लेकिन इससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिखाएंगे आपको खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चर्चा इस बात पर कर लेते हैं कि जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी, वो कौन है, क्या उनका सियासी सफर था, इन सभी बारे में चर्चा करेंगे। तो जान लेते हैं कौन है नायब सिंह सैनी। ओबीसी नेता के तौर पर इनकी पहचान है और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये हैं, यानी हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये है। हरियाणा के मुख्यमंत्री अब ये बन चुके हैं, यानी मनोहर लाल के बाद से जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, इस सत्ता परिवर्तन कहे या फिर जो बड़ा उलटफेर हुआ है, उसके बाद से इन्हें ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ये है, यानी हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पिछले 3 महीनों से ये कार्यरत थे। वहीं ओबीसी नेता के तौर पर इनकी एक बड़ी पहचान है। ओबीसी नेता, एक बड़ा वोट बैंक जो है वहां पर हरियाणा में ओबीसी का, उसके नेता ये माने जाते हैं। एक अच्छी पहचान उसके तौर पर है और इनके सियासी शुरुआत कर यानी राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 2002 में इनका ये जो सियासी सफर है वो शुरू हुआ था। इसमें सबसे पहले 2002 की अगर बात करें तो हरियाणा में बीजेपी युवा मोर्चा का कामकाज इन्होंने देखा था, यानी वहीं से उनकी जो राजनीतिक शुरुआत थी, एक सफर था जो राजनीतिक का ऑफिशियली वो शुरू हुआ था। 2009 में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ये बने थे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी इनको 2009 में दी गई थी, जिसमें ये बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने थे। बात करें अगर 2014 की, तो यहां पर ये नारायणगढ़ सीट से विधायक चुने गए थे। तो पहली बार जो ये विधायक बने थे वो 2014 में बने थे, यानी जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी। 2016 में हरियाणा सरकार में इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था। उस समय में खनन विभाग इनके पास था, तो 2016 में एक और बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई। इनके सियासी सफर में खनन मंत्रालय का जिम्मा इन्होंने उस समय में संभाला था। तो ये इनका पूरा राजनीतिक सफर है जो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं 2019 की अगर बात करें तो 2019 से अब तक कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से ये सांसद हैं, यानी लोकसभा सांसद ये कुरुक्षेत्र की सीट से हैं। तो ये इनका पूरा सियासी सफर है। 2002 से ऑफिशियली शुरुआत हुई थी और जिला अध्यक्ष की भी इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है इससे पहले। तो एक पूरा सफर इनका ये जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो अब जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये पूरा जो उलटफेर हुआ है इस 12-15 घंटे में, उसके बाद से एक नई तस्वीर जो निकल करके सामने आई है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री, यानी मनोहर लाल नहीं बल्कि अब नायब सिंह सैनी के हाथों में हरियाणा की कमान होगी। अब इसको लेकर के तमाम सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले ही ये बड़ा उलटफेर क्यों हुआ। कई सारे लोग कह रहे हैं, राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि जजपा को संगठन से बाहर करना था, यानी जो गठबंधन की सरकार हरियाणा में चल रही थी उसमें से जेजेपी को बाहर करना था, क्योंकि जेजेपी लोकसभा की 2 सीटों की मांग कर रही थी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। तो ऐसे में क्योंकि बीजेपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी, तो ये भी एक बड़ा मुख्य कारण बताया जा रहा है इस गठबंधन की सरकार के टूटने का। और दूसरी बड़ी बात यह भी बताई जा रही है कि नायब सैनी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके जरिए बीजेपी जो है वो ओबीसी वोट बैंक साधने का प्रयास करेगी, यानी आने वाले दोनों जो चुनाव है, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, क्योंकि आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर
विधानसभा के चुनाव भी होने थे, उन चुनावों में भी एक बड़ा वोट बैंक जो ओबीसी का है उसको साधने का प्रयास भी, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास यहां पर बीजेपी ने किया है, जिसके चलते यह बड़ा उलटफेर हरियाणा की राजनीति में देखने को मिला, जिसमें एक दिन में ही पूरी सियासी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। अब जो है, क्योंकि नई सरकार में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी, उनका शपथ ग्रहण भी हो गया है, उसके बाद से कार्यभार भी उन्होंने संभाल लिया है। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिख रहे हैं, उनको मिठाई खिलाते हुए उन्होंने कार्यभार संभाला है। यहां पर आज जब शपथ ग्रहण हुआ शाम 5 बजे तकरीबन की ये बात है, उस समय 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। अब इसमें बड़ी खबर यह है कि पांचों जो मंत्री थे वो इससे पहले जब मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार थी उस समय भी वो मंत्री थे, इसमें कोई नया चेहरा नहीं था। नया चेहरा अगर इस शपथ ग्रहण के दौरान था तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री यानी नायब सिंह सैनी का, जो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से है। तो ऐसे में ये सब जो चीजें एक दिन के अंतर्गत पूरा सियासी तस्वीर जो बदली है हरियाणा की, उसके तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक खास तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज दिन भर में सियासत की सबसे बड़ी ये खबर थी, जिसमें नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। यानी एक तस्वीर जो है पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि जो मंत्रिमंडल का पूरा शपथ ग्रहण आज हुआ था उसमें 5 जो मंत्री थे वो वही थे जो पुरानी सरकार में यानी मनोहर लाल की सरकार में भी मंत्री थे। इनमें नाम आपको बता देते हैं, मूलचंद शर्मा इसमें शामिल थे, बनवारी लाल इसमें शामिल थे, कंवरपाल गुर्जर इन चेहरों में शामिल थे, साथ ही रणजीत चौटाला भी इसमें शामिल थे, जेपी दलाल इसमें शामिल थे। अब ये कहा जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा रही है कि जेजेपी के साथ जो गठबंधन टूट गया है उसमें से 4 ऐसे विधायक हैं जो आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए थे। यानी कि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था राजभवन में तो वहां पर 4 वो विधायक भी पहुंचे थे जो जेजेपी के हैं। तो इससे बड़ी बात यह भी निकल करके सामने आती है कि जेजेपी में अपनी सरकार, अपने जो विधायक थे उनमें भी टूट एक तरीके से पड़ चुकी है। यानी 10 विधायक थे जेजेपी के, जिसमें से 4 टूट करके बीजेपी के पाले में आने की बात कही जा रही है। तो ये सारी सियासत की तस्वीर जो आज दिन भर में बदली है, उसके चलते इन सभी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बड़े सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी ने हरियाणा की कमान अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को सौंप दी है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने शपथ ले ली है। ओबीसी नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। वहीं इसी के साथ ही 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री के तौर पर कोई नया चेहरा नहीं था। रणजीत चौटाला, जेपी दलाल, बनवारी लाल, मूलचंद शर्मा, कंवरपाल गुर्जर, ये सभी वही चेहरे हैं जो मनोहर सरकार में मंत्री रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद से पार्टी में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नायब सिंह सैनी को सीएम फेस बनाकर पिछड़ों को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है, जिससे हरियाणा में सियासी समीकरण एकदम से बदल गए हैं, जिसके बाद से वहां मुकाबला जाट बनाम जाट हो गया है। गुजरात की तर्ज पर सजाई गई सियासी चौसर से भाजपा नेतृत्व को न सिर्फ लोकसभा बल्कि उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की भी तस्वीर नजर आने लगी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए इस सियासी कदम का पार्टी को बड़ा माइलेज मिलने वाला है। ये कोई घटनाक्रम नहीं कह सकता इसको मैं। समय के आवश्यकता के हिसाब से चीजें प्लान की जाती हैं। जहां तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए,
राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं और अभी चूंकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व इसी समय ला करके और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर। और दरअसल हरियाणा में उठाए गए सियासी कदम की आहट राजनीतिक गलियारों में पहले से ही हो रही थी और वहीं इस बड़ी सियासी उठापटक में जजपा के लिए बड़ी चुनौतियां सामने आ गई हैं। एक तरफ सत्ता जाने का दुख, दूसरी तरफ पार्टी में टूट, क्योंकि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जोगीराम सिहाग, देवेंद्र बबली समेत 4 जेजेपी के विधायक भी पहुंचे थे और तीसरी तरफ चुनाव सिर पर है। ऐसे में कैसे अपने ही विधायकों को जेजेपी बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी तरफ इस उलटफेर को विपक्ष पूर्व निर्धारित बता रहा है, क्योंकि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि उन्होंने 3 महीने पहले ही बता दिया था कि भाजपा जजपा में समझौता तोड़ने की अघोषित सहमति बन गई है। इस बार भाजपा के इशारे पर जजपा और इनेलो कांग्रेस की वोट में सेंध मारने के लिए फिर से जनता के बीच जाएंगे। गठबंधन टूटने की बात आ रही है। मैंने आज से 6 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि जब मुझे कोई जानकारी मिली थी कि भाजपा का कोई फैसला हुआ है, मैंने तभी से मैं सार्वजनिक मंचों से एक बात कहता था कि इनका बीजेपी और जेजेपी का अघोषित समझौता तोड़ने का हो गया, कि ये केवल चुनाव तक प्रदेश की जनता को लूटने का काम करेंगे। उसकी इनको छूट मिली हुई है। उसके बाद जब चुनाव आएगा तो ये गठबंधन तोड़ के इनके अलग कैंडिडेट खड़े करेंगे और एक ही लक्ष्य के साथ ये कैंडिडेट खड़े करे जाएंगे कि जो सत्ता विरोधी जो वोट है उसको किस तरीके से अलग अलग जो दलों के कैंडिडेट उतारे जाए। जैसे पिछली बार बीजेपी को जमुना पार का नारा जेजेपी ने दिया था और बाद में उन्हीं के साथ समझौता कर लिया। इस रूप से किस तरीके से चक्रव्यूह रच के प्रदेश के में होने वाले परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाए। हालांकि हरियाणा मंत्रिमंडल में अभी किसी नए चेहरे को जगह नहीं दी गई है। ऐसे में अगर जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या होगी रणनीति, ये तो देखने वाली बात होगी। या फिर जिन भी खास कारणों के चलते बीजेपी ने ये बड़ा दांव चला है, क्या बीजेपी को उसमें सफलता मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस इसे एक सोची समझी सियासी रणनीति बता रही है। वहीं राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि भाजपा और जजपा का समझौता टूटना दोनों पार्टियों के लिए सुखद है। दोनों दलों का वोट बैंक अलग है। वहीं अब चुनाव से ठीक पहले जजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज्यादा संभावना है कि जाट वोट में सेंध लगाएगी, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। डॉक्टर शालिनी यादव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनु सूरजी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजवीर जी आपसे ही शुरू करना चाहूंगी। इस 12-15 घंटे में जो पूरी तस्वीर, सियासी तस्वीर हरियाणा की बदल गई, पुरानी सरकार भी टूट गई, गठबंधन की जो थी जेजेपी अलग हो गई, उसके बाद से बैठक हो गई, बैठक के बाद से नया मुख्यमंत्री है वो भी चुन लिया गया, शपथ ग्रहण भी हो गया। इन सब के बीच कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा उलटफेर क्यों? जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो आज डेवलपमेंट हुआ है, जो मुख्यमंत्री जी को मतलब रिप्लेस किया गया है, तो ये कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। भजनलाल जी छत्तीसगढ़ में हमारे जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं या मध्य प्रदेश में जो बनाए गए यादव जी, तो ये तो एक प्रक्रिया है, नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। लेकिन वो तो चुनाव के बाद है ना, वो तो नई सरकार, जब नई सरकार बनती है तब है। यहाँ तो अब सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, 6 महीने बचे हैं। ऐसे में ये बड़ा कदम ये पूरी तरीके से अलग है। नहीं, कोई तो ऐसा ये परिवर्तन होते रहते हैं ना जी। मतलब हमारी पार्टी में मोदी जी ने
पतन हमेशा की है। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां से लेकर दिल्ली तक की जो यात्रा हुई उनकी, अभी गुजरात में उन्होंने पूरा कैबिनेट और मंत्रिमंडली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये कोई इसको इधर उधर लेने की कोई फायदा नहीं। मुख्य कारण क्या समझे इसका? नए चेहरों को जगह देना, मुख्य कारण क्या समझे इसका? नए चेहरों को मौका दिया जाएगा कि क्यों नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने? नए चेहरों को मौका देना ये मुख्य कारण इसका समझा जाए। लेकिन जेजेपी से गठबंधन टूटा, जेजेपी से गठबंधन जो तोड़ा गया है, पिछली बार जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका ड्रम पूरा हो गया था, उसके बाद नायब सैनी जी को बनाया गया। अब पार्टी ने मतलब जो सोचा भी नायब सैनी जी के चेहरे के साथ मतलब मान लीजिए चुनाव में जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है। ये जो जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा है 2 सीटों को लेकर के, जो बात नहीं बनने की खबरें लगातार सामने आ रही थी कि 2 सीटों की बात जेजेपी कर रही थी और वो जब नहीं मिली, क्योंकि 400 पार का नारा भी लगातार जो है केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो 2 सीटों पर सहमति नहीं बनी उसके बाद से ये सब चीजें हो रही है। इन सब अटकलों पर क्या कहेंगे? यह सिर्फ ऐसा है जी, मैं आपको क्लियर करता हूँ। बिल्कुल ये हमारा जो गठबंधन बना था परिस्थिति गठबंधन था, ये सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी 40 सीटें आई थी, 7-8 हमारे निर्दलीय विधायक थे और 10 सीटें इनकी थी। तो कहीं ना कहीं है कि हम मुद्दों के साथ हमने मतलब इनको गठबंधन का साथ लिया था, ठीक है ना। अब हमारा ना तो कोई चुनाव का कोई ये था हमने चुनाव इनके साथ लड़ना, क्योंकि हमने कोई भी चुनाव इनके साथ नहीं लड़ा, ना हमने इनको एक सीट दी, चाहे वो बाई इलेक्शन आए, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव आए, चाहे वो पंचायत के चुनाव आए, हमने इनको कोई सीट दी नहीं। तो ये तो इशारा साफ साफ था, हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। ठीक, एक सवाल और सर, एक सवाल और, फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। आज शपथ ग्रहण जब हुआ तो अनिल विज साहब नहीं दिखे और बीच बैठक जब हो रही थी तो बैठक से उठ के वो गए थे, ऐसी जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी। उसके बाद शपथ ग्रहण में भी वो नहीं दिखे। अब तमाम सारे कयास लोग लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि उनका मनचाहा विभाग नहीं दिया गया, या फिर तमाम सारे अटकलें लग रही। तो इस पर क्या कहेंगे, उनकी नाराजगी पर? मुख्यमंत्री जी ने बड़ा क्लियर शब्दों में इस विषय को उठाया था, जो पत्रकारों ने पूछा था। मैं उनको अनिल विज जी को 1990 से जानता हूँ, तो ऐसा छोटा मोटा हो जाता है। उनका नाम कैबिनेट में मिनिस्टर की लिस्ट में था, ठीक है ना, तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, तो हो जाएगी 1-2 दिन में सॉर्ट आउट वो बात। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी चीजें थी, छोटे मोटे को लंबी छोटी बात थोड़ी ना होती है। तो ये मंत्री पद को लेकर ही था, अनिल विज जी पार्टी के ऐसे थे, वो मंत्री पद को लेकर ही थी ये चीजें। वो तो मुख्यमंत्री जी या जो कंसर्न है वो बात करेंगे तो सारी बातें हो जाएंगी, तो लंबी छोटी बात नहीं, ये हमारे घर का मामला है। ठीक, घर का मामला, ठीक। हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर जी भी बनी हुई है, उसके बाद से मैं शालिनी जी आपके पास आऊंगी। लेकिन डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, ये जो पूरी तस्वीर आज बदली है, सियासी तस्वीर, 12-15 घंटे में देखा पूरा उलटफेर होते हुए, नया मुख्यमंत्री भी बन गए और शपथ ग्रहण भी हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष कैसे देखता है? क्योंकि देवेंद्र हुड्डा साहब ने कहा था कि भाई मैं तो 3 महीने पहले ही बता चुका था कि ये सब होने वाला है और ये जो हो रहा है ये सब जजपा और बीजेपी की साठगांठ है। उन्होंने सीधे कहा है कि हमारा वोट बैंक जो है, जाट वोट बैंक, उस पर सेंध लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। ये टीना जी, मेरी आवाज आ रही है? टीना जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, चलिए टीना जी आप मुझे सुन पा रही हैं? तुक नहीं है क्या? सुभाष बराला जी जाट नहीं है क्या? जेपी दलाल जी जाट नहीं है क्या? रणजीत चौटाला जाट नहीं है? टीना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ठीक है, लौटूंगी टीना जी आपके पास। हमारे साथ जो है डॉक्टर शालिनी यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बनी हुई है। राजवीर जी, आपके पास भी लौटूंगी, आपको दोबारा समय दिया जाएगा। शालिनी जी, आपसे जानना चाहेंगे बतौर राजनीतिक विश्लेषक, आज जो पूरी तस्वीर बदलते हुए आपने भी देखी होगी, ये सब जो पूरा घटना चक्र है, ये चुनाव से पहले क्या संकेत देता है? क्या इसमें बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही होगी? देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियरली ये है कि इसको हमको 2 फेजेस में समझना पड़ेगा। पहला ये है कि पिछले 5 साल में जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसमें लोग खुश नहीं थे। कई मामलों में भाजपा विफल रही है, जिसमें से एक है महंगाई पे कंट्रोल करना, दूसरा है बेरोजगारी कम करना, और इनके जो अपने विद इन स्टेट मुद्दे, ये तो नेशनल मुद्दे भी हैं और जो स्टेट मुद्दे भी। लेकिन इसके अलावा इनका किसानों से जो भिड़ंत रही है,
उसको लेके। तो हालात ऐसे बन रहे थे कि कांग्रेस स्ट्रांग विकेट पे आ रही है, लेकिन बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक ऑलरेडी प्ले हो चुका है, जो कि राम मंदिर बनाना है। उसके बाद हवा एकदम शिफ्ट हुई है दोबारा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो बीजेपी अपना जो कोर प्लैंक है हिंदुत्व का, उसको नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसके एक डेडिकेटेड वोटर बेस है उसके लिए। तो एक तो राम मंदिर वाला इशू, और दूसरा अभी आप देखेंगे सीएए, दोनों इन्होंने बहुत इलेक्शन के पास आके इम्प्लीमेंट किया है। और भाजपा 2014 से ही अगर आप देखें तो इलेक्शंस को लेके हमेशा से बहुत गंभीर रही है और बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके चलती है। चाहे वो उनका कास्ट डायनामिक्स को अलग तरीके से प्लान करना है, जैसे दलित और ट्राइबल्स का वोट और फॉरवर्ड क्लासेस को मिला के ले जाना, ये उनका प्लान चल रहा है। लेकिन इस एक मूव से उन्होंने कई चीजें करने की कोशिश की है, जिसमें से पहला ये है कि इस पूरे दौरान में ये हो रहा था कि ओबीसी सेगमेंट जो है, ओबीसी सेगमेंट वाला जो वोटर है, उसको कहीं पे साधने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस। अगर आज भी आप देखें तो राहुल गांधी जी अपनी हर स्पीच में लगभग ओबीसीज के बारे में बात करते हैं। भाजपा ने इसको काउंटर करने की कोशिश की है, उनके छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड कम्युनिटी से बना के, और इसके अलावा यहाँ पे भी अब हरियाणा में उन्होंने वही किया है। और एक मूव जो उन्होंने किया है, जो कि जेजेपी अगर चला जाता है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाकी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कह रहे हैं, मेरा भी वही एनालिसिस है कि इनेलो के ब्रेकअप के बाद जो जाट वोट जो है, जो एक बहुत मेजर चंक है वोटर्स का, वो जिन्होंने जेजेपी को जो वोट दिया था, वो जेजेपी से भी निराश हो रहा था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो एक किसान लीडर, किसान साथियों बहुत जहत आ रही है कि वो कहते हैं कि मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत माहिर है, तो इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। उनको ये भी मतलब नहीं है कि आपके हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना चुके हैं, वो युवाओं की तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो आके ये कहते हैं कि हम दरी के जमाने में हम एक साथ सोते थे, एक बाइक पर मैं पीछे बैठ के चलता था। मुझे लगता है खट्टर साहब की बाइक को मोदी जी ने पंक्चर कर दिया और एक गैराज में खड़ा कर दिया है कि आप मार्गदर्शन मंडल में बैठिए, अब अपनी राजनीति में कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। जिस तरीके से आज महाराज फूटे में लिखे थे अनिल विज, आप सोचिए कि कहते हैं कि हमारी पार्टी से कोई बगावत नहीं करता, और हम बार बार ये बात कह रहे हैं हमारे घर का मामला है, वो कह रहे हैं घर का मामला है, ऐसा आंतरिक मामला है, गृह मंत्री है वो, आंतरिक मामला कैसे हो सकता है इनका, और कैसे उनको सबकी नजरें हैं। आज मीडिया को सवाल करना कि गृह मंत्री को क्यों नहीं बुलाया, सबका समारोह चल रहा है, लेकिन गृह मंत्री जो है वो नगारत में, वो अपनी एक बच्ची के साथ खेल रहे हैं। तो सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके से बगावत बीजेपी के ही नेता करेंगे, किसी को जरूरत नहीं है कुछ और बोलने की। और दूसरी बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये बीजेपी की चाल है कि जितने रीजनल पार्टी है उनको कैसे खत्म करती है, निगल जाती है। ये वो बड़ी मछली की तरह कि छोटी मछली को निगला कैसे जाता है। अब जेजेपी किसी लायक नहीं बची है, जेजेपी के विधायक बीजेपी में जाकर प्रमाणित हो रहे हैं, तो वो साफ दिख रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जब ये मंत्रिमंडल बन रहा है, उसी को वही भ्रष्टाचारी नेता, उनकी आईडी सीबीआई का कब जाएगी, हम लगातार ये सवाल उठाते आ रहे हैं, उन्हीं को ही मंत्री बना रहे हैं, उन्हीं के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के लगातार इल्जाम लगे हैं, लेकिन ईडी सीबीआई कभी नहीं जाती है। ये तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप इस प्रदेश को जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गर्त में चलेगी, प्रदेश की कर्ज में 3 गुना करेगा, 3 गुना दुगना तीगना, जिसे कहे कर्ज पर ये प्रदेश डूब रहा है, लेकिन इस पर मोदी का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी बात मैं जरूर यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, ब्रेक का वक्त के बाद लौट के आप ही के पास आऊंगी। टीना जी ठीक है, आगे चर्चा आपसे करूंगी टीना जी, वक्त की मजबूरी है, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे। तो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। अब सवाल मेरा अनु सूरा जी आपसे है। प्रवक्ता इनेलो आप हैं, आपसे मेरा सवाल है, पूरी जो तस्वीर आज के पूरे दिन की सियासी हरियाणा की रही, पूरी तस्वीर बदलते हुए देखी, कैसे मिनट टू मिनट बड़े बड़े फैसले हुए और शपथ ग्रहण भी हो गया। अब इस पूरे घटना चक्र पर जो है इनेलो का क्या कुछ कहना है? इनेलो क्या सोचती है इस पूरे घटना चक्र के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, उनको बधाई देती हूँ और बाकी जो भी मंत्री बनाए गए हैं सबको बधाई और अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। उसके बाद मैं आती हूँ जो जेजेपी का जिक्र हुआ कि जेजेपी के कुछ विधायक चले गए, तो मैं ये कहूंगी कि चोरों के घर चोरी हो गई। अगर 4 या 5 विधायक जेजेपी के बीजेपी की तरफ चले गए हैं तो पुराना समय याद करना चाहिए जेजेपी को। जेजेपी कहाँ से पकड़ के उन लोगों को लेके आई थी, किन किन पार्टियों की जूठन लेके जेजेपी ने उन्हें टिकट देने का काम किया था, तो वो भी उनके साथ हुआ जो उन्होंने किया था, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद बीजेपी, जैसे आपने सवाल किया कि मुख्यमंत्री को बदला क्यों गया, बहुत सीधा सा मकसद है कि एंटी इनकम्बेंसी थी जिसकी वजह से भाजपा को दिखाई दे रहा था अपना भविष्य, और ये पार्टी चर्चा में रहना पसंद करती है। चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि इनकी चर्चा हो। तो ये जो किया गया है ये महज एक चर्चा में बने रहने के लिए किया गया है। उसके बाद गब्बर को जिता दिया इन्होंने। खैर वो अभी पता चलेगा आने वाले दिनों में कि गब्बर साहब का मूड ठीक हुआ या नहीं हुआ। फिर आते हैं दीपेंद्र हुड्डा साहब पे। तो दीपेंद्र हुड्डा साहब ने जो ये पुच्छे देखने शुरू की हैं, जो भविष्यवाणियां करनी शुरू की हैं, कि मैंने तो 3 महीने पहले ही बता दिया था कि ये होगा वो होगा, आप अपना विषय देखें तो बेहतर रहेगा। ये बहुत मैंने सुना आज कि दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि भाजपा चाहती है कि जेजेपी अलग लड़े, और जेजेपी अगर अलग लड़ेगी तो कांग्रेस को वोटों का नुकसान होगा। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो इतना हल्का है कि एक पार्टी अलग लड़ेगी तो शिफ्ट हो जाएगा।
किस तरह का वोट बैंक है आपके प्रति विश्वास कितना है जनता में, ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा। हमारा लोकदल का वोट तो नहीं शिफ्ट होता, बहुत ही स्ट्रांग वोटर है, बहुत ही स्ट्रांग हमारे कार्यकर्ता है और हमें कोई डर नहीं है, चाहे कोई गठबंधन में लड़े, कोई अकेले लड़े, इनेलो हमारा अच्छा प्रदर्शन करेगी। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी खट्टर साहब का जो कार्यकाल रहा, मैडम सुनिए, मैंने बहुत शांति से आपको सुना, आप सुनिए, सुनने की हिम्मत। देखिए मैडम, हमारी पार्टी में आपके ही लोग आ रहे हैं, जजपा से आ रहे हैं, इनेलो से आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, तो अब हमें चुनाव करवा दीजिए। शांति रखिए, आप शांति रखिए, आपका समय आएगा। तो मैं ये कह रही थी कि खट्टर साहब के लिए तो मैं ये कहूंगी कि ठीक है, उन्होंने उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उन्होंने अपनी पेंशन बनवा ली, जो रांडा पेंशन या बुजुर्ग पेंशन जो भी होती है, वो अब अपना पेंशन लेके फारिग हो गए। खासकर मैं यहाँ कांग्रेस पे आना चाहूंगी कि कांग्रेस जो बार बार जो एंटी बीजेपी वोट है उसकी ठेकेदार बनती है। किसने दिया है आपको इस का? हो कौन आप? दीपेंद्र हुड्डा साहब अपने आप को समझ क्या रहे हैं? अभी पिछले कुछ दिन पिछली बार हारे थे दोनों, पिता पुत्र दोनों हारे थे, पिता पुत्र दोनों हारे थे। किस चीज का एरोगेंस है इतना? किस चीज का एरोगेंस है? मैडम सुनिए, आपका समय आएगा तो आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। जाऊंगी आपके पास 10 सेकंड अपनी बात अनुज जी पूरी कीजिए, उसके बाद से राजवीर साहब। शांति रखिए, मैडम आपको समय मिलेगा। ठीक है टीना जी, 10 सेकंड अनुज जी आपके पास 10 सेकंड, उसके बाद राजवीर जी आपके पास आऊंगी। इनको समझना चाहिए कि कोई नेता भविष्यवाणी कर रहा है, आप तो घर में बैठे सभ्यता की बात करिए मैडम। उसके बाद राजवीर जी से पूछना है मुझे कुछ। तो मैं खासकर जो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतने बौखलाए हुए क्यों हो? अरे आपके अंदर इतने कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है कि दुष्कारे हुए लोगों, आपको दुष्कारे हुए लोगों की चिंता है, उनसे डरे हो आप। ठीक है, फिर आप लोग फिर से आपस में बहस करने लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ऐसी चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा सियासी उलटफेर आज हुआ है, ये सब चीजें फिर डिस्कस करेंगे, इन सब चीजों पर भी बात करेंगे। राजवीर जी आपसे मेरा सवाल है। ठीक है अनुज जी, आऊंगी आपके पास लौट। मेरा टाइम स्पॉइल कर दिया इन्होंने। मैं एक और बात ये कहना चाहती, बहुत अहम बात। इन्होंने जो कहा क्या नहीं है, हम सरकार ना लौटेंगे आपका। सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, सुनिए मैडम आप अपने अनुज जी, टीना जी दोनों के पास लौटूंगी, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। राजवीर जी से मेरा सवाल है, लौटूंगी आप दोनों के पास, लौटूंगी। ये सब बातें करने का समय नहीं है। राजवीर जी आपसे मेरा सवाल है, राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि 2-3 चीजें जो है इसमें मुख्य तौर पर सामने आती है। 2 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी फेल होती हुई नजर आ रही है, महंगाई और किसान, 2 गिनाए उन्होंने, और इसी के साथ ही ओबीसी वोट बैंक को साधने का एक ये बड़ा प्रयास है, सीधे तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? और दूसरी तरफ से विपक्ष ये भी कह रहा है कि आंतरिक मामला कैसे हो गया, अगर वो आपके मंत्री है तो खुल के बात बताइए, आप क्या दिक्कत है? अब आप कह रहे हैं कि ये आपका आंतरिक मामला है। जी मैं बोलूं? जी 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 महंगाई कहाँ है महंगाई जी? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है ये कि महंगाई है। एक बात बताइए, अब किसान की भी बात जोड़ दी इन्होंने बेंजीन में, ठीक है, अच्छी बात है इनका। तो अब किसान का अगर लहसुन है हमारे 400 रुपए किलो बिक रहा है, दिक्कत क्या आ रही है? नहीं मैं क्या करा, नहीं मैं आपको सुन नहीं पा। राजवीर जी अपनी बात दोहराएंगे क्या? रुकिए एक बात, आपने किसान की बात कर दी, महंगाई की बात कर दी, एमएसपी दिया जा रहा है, ठीक है ना, 6500 सुनो 765 बिकी है किसान की, 765 बिकी है किसान की, सुनो 11, 21, 4500, 4000 से ऊपर बिकी है राजस्थान की, ठीक है ना। तो नहीं बीच में मत बोलो गमले में टमाटर उगाइए और यही जनता के बीच जाकर सलाह दीजिए। ठीक है राजवीर जी जवाब दीजिए। मैं सुनने वाला नहीं हूँ। ठीक है राजवीर जी जवाब दीजिए। हाँ, तो अभी महंगाई और किसान की बात है,
अब किसान की जो फसल अगर सही रेट बिक रही है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने आपने बीच में बेरोजगारी का मुद्दा छेड़ा था। 1,25,000 पक्की नौकरियां दी है मुख्यमंत्री जी ने, 10,997 तो अभी दिए 2-3 दिन पहले। ठीक है, इन्होंने देखिए इसमें एक चीज और भी, एक बड़ा सवाल ये भी है। गलत बात। टीना जी सुन लीजिए ना, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। 7,000 नौकरियां दी थी टीना जी इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। राजवीर जी सुनिए एक बार। एंटी इनकम्बेंसी जो है एक बड़ा फैक्टर इसमें बताया जा रहा है कि इसका डर था बीजेपी को, इसलिए भी ये सब हुआ। आपका मैं जी जवाब दूंगा। जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए। आदमपुर जीते थे ना हमें जी, आदमपुर जीते, हम नगर परिषद जीते, नगर निगम जीते हैं। एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं थी क्योंकि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे वो डिलीवर कर रहे थे। जनता उनसे खुश है क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को सुविधाएं दी है जो इनको कांग्रेस के राज में या दूसरे जो राज में उन राज्यों में जिन लोगों को पैसे देने पड़ते थे उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी। हर घर जल योजना दी है मुख्यमंत्री। अच्छा वो नौकरी है तो बताइए आप जरा। दुनिया यही तो सवाल विपक्ष उठा रहा है ना कि अगर ये सब चीजें दी है तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई चेहरा बदलने की? तो बदलाव की बात तो फिर मैं बताता हूँ ना फिर आपको। अब नहीं बदलाव की बात तो बदलाव एक नेचुरल प्रक्रिया। आपको कोई बाप बेटे की तो पार्टी है नहीं यार, ना कोई बाप बेटे की पार्टी है यार। ठीक है ना, जिसमें कि भाई मतलब यही अध्यक्ष रहेगा, यही प्रधानमंत्री रहेगा, यही मुख्यमंत्री। अब इनकी कांग्रेस का झगड़ा सुन लीजिए, क्या बात है इनकी प्रॉब्लम। 9 साल से ये लोग अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए, फिर भी कहते हैं दिल्ली हम जीतेंगे। ठीक है, 52 सीट है, 52 से 25 बनाने वाले हैं, फिर भी दिल्ली हम जीतेंगे। कुछ नहीं है इनके पास। 3 प्रदेश अध्यक्ष रखे इन्होंने, 1 प्रदेश अध्यक्ष तो नाट पे घुसे मारे इन लोगों ने। अशोक तंवर की आवाज हमारी पार्टी में है, वो नेता हमारे। शैलजा जी का ट्रम्प के बारे में क्या कहेंगे? सुनिए अपना घर देखते नहीं, इसकी बात लौटूंगी आपके पास, एक बार सुन लीजिए। कौन सा झूठ बोल रहा है? अशोक तंवर पूरा समय आपको दूंगी, पूरा समय आपको दूंगी। दलित के साथ व्यवहार किया आपने, आप जैसे बनते हैं लोगों के। शैलजा जी का ट्रम्प पूरा नहीं होने दिया। आप लोगों ने जिला अध्यक्ष के जिला कमेटी नहीं बनने दिया आज तक। अभी पहले SRK और हुड्डा ग्रुप था, ये अभी भी SRK और हुड्डा ग्रुप हो गया। कांग्रेस हो रही है, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, 15 सेकंड आपके पास, जल्दी जवाब दीजिए, फिर शालिनी जी के पास मुझे जाना है। ठीक है रोहिला जी, लौटूंगी आपके पास। शालिनी जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है रोहिला जी, लौटूंगी आपके पास। शालिनी जी आपसे मेरा सवाल है, इन सब ये पूरा जो घटना चक्रम हुआ है उसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ तो जेजेपी का। पार्टी में टूट भी हो गई, गठबंधन भी टूट गया, सत्ता भी छूट गई। अब ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे क्या आप जेजेपी का भविष्य देख पा रहे हैं? और दूसरी चीज एक और, क्या जो गुजरात में हुआ था जब भूपेंद्र पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस समीकरण को देखते हुए भी क्या यहाँ पर ये इतना बड़ा बदलाव हरियाणा में किया गया है, क्या वो सफल हो पाएगा अगर उस नीति के तौर पर यहाँ पर बदलाव करने की बात हुई या फिर ये जो किया गया हरियाणा में? 2 सवाल, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। जी देखिए, पहली चीज मैं से कह रही हूँ कि ये वाली जो मूव है ये कांग्रेस को कंटेन करने के लिए की गई कि ऑपोजिशन में जितने भी चांसेस है उसके जीतने के, तो उस खेमे को, उसका जो वोट बैंक है उसको अटैक किया जाए, उसको ब्रेक किया जाए। ठीक, प्राइमरी वोट बैंक जो है। और यहाँ पे एक ओबीसी कैंडिडेट डिक्लेयर करके, इससे पहले आप एक पंजाबी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुके हैं, तो ये जिस डिक्लेयर करके वो टेन्योर कर चुके हैं बहुत लंबा, तो ये एक तरीका है कि जिस तरीके से आप ओबीसी वोट बैंक जो है उसको टारगेट करके आप उसको भी आप अपने साथ ले आएंगे और आगे चलते रहेंगे। और जहां तक आप जेजेपी की बात कर रही हैं, तो देखिए जेजेपी, मेरा मानना है कि दुष्यंत चौटाला जी ने जिस दिन भाजपा के साथ गठबंधन कर दिया था, उस दिन उन्होंने अपनी पार्टी का भविष्य लिख दिया था। और ये सिर्फ वक्त की बात है। देखिए, बड़े अजगर जो है वो छोटे को खाएगा ही खाएगा, सीधी सी बात है। तो जब भाजपा का अपना काम निकला, और ये कोई भाजपा पहली पार्टी नहीं है जो ये ऐसा कर रही है, जब बड़ी पार्टी का अपना काम निकल गया, उन्होंने टेन्योर निकाल लिया पूरा, और बाय द एंड जो है अंत तक ये हो रहा है कि वो इतनी मजबूत है आज कि वो जेजेपी के खुद के खेमे में सेंध लगा सकती है। तो ये दोनों तरफ एक्चुअली विन विन भाजपा के लिए इसलिए है क्योंकि अगर जेजेपी बाहर भी जाता है और बाहर जाके भी इलेक्शन लड़ती है, सेपरेटली लड़ती है, और अगर जीतती है
तो फिर वही रिवर्ट होगा कि फिर वो गठबंधन में आएंगे, उनके लिए भी दरवाजा खुला है। तो जेजेपी का लॉस नहीं हुआ है। दूसरी चीज, अगर जेजेपी इनके साथ मिलकर लड़ती बीजेपी में, तो एक तरीके से आप देखें तो जेजेपी बीजेपी के अंदर उसके बाद जेजेपी का अपना एक वजूद जो था वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता। जेजेपी कहीं सबज्यूम हो जाती भाजपा के अंदर। तो ये दोनों चीजें जेजेपी के सर्वाइवल के लिए तो ठीक है, लेकिन जेजेपी किस तरीके से इमर्ज करती है ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त। ठीक है। टीना कर्मवीर जी, आपसे जानना चाहूंगी पूरे घटनाक्रम में क्या लगता है कितना बदलाव अब हरियाणा में होगा? दूसरा, इनके सवालों का जवाब भी दीजिए आप, क्योंकि शालिनी जी का कहना है कि भाई दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के बीजेपी के खिलाफ जनता थोड़ा सा आ गई है। किसानों का मुद्दा उन्होंने बताया, दूसरा महंगाई का बताया। देखिए, 4.5 साल तक खाई किसने खाई? जेजेपी ने खाई और बीजेपी दोनों ने मिलकर खाई। इसीलिए हम इस गठबंधन को गठबंधन नहीं कह रहे थे, इसको हम ठगबंधन कह रहे थे, क्योंकि दोनों ने मिलकर सत्ता की मलाई खूब खाई। खूब इनके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन आज तक सामने नहीं आया। और कुलदीप बिश्नोई जब पार्टी में थे तो लगातार मुख्यमंत्री साहब कहते आए थे कि इनके ऊपर जांच हो, जैसी पार्टी में शामिल हो गए, उनके बेटे विधायक बन गए और वो पाक साफ हो गए, क्योंकि इनके पास वॉशिंग मशीन है जो सबको पता है कि वो क्विक वॉश करके सबको साफ कर देते हैं। लेकिन जनता देख रही है कि किसानों पर लाठी डंडा चलाने का काम खट्टर जी ने किया है। आज उनको खुद भी याद आ रहा होगा, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके अपने बयान भी याद आ रहे होंगे कि जब हरियाणा जल रहा था तो उनका बयान था कि मैं इस प्रदेश की सुरक्षा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पुलिस सभी प्रदेशवासियों की सुरक्षा नहीं कर सकती। उन्हीं के बयान थे, सबसे शर्मनाक बयान था। पूरे देश में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था। आज खट्टर साहब को याद आ रहा होगा कि किस तरीके से वो जब मेरा मुंह में हिंसा हो रही थी तो आराम से बैठे हुए गृह मंत्री जी भी। तो सैनी साहब के नेतृत्व में अब विकास होगा लगता है आपको? सैनी साहब के नेतृत्व में अब विकास होगा? मैंने कहा सैनी साहब के नेतृत्व में विकास होगा लगता है कांग्रेस को? नहीं, देखिए, विकास तो बीजेपी ने, विकास से तो लोग डर रहे हैं। विकास के बच्चे का नाम भी नहीं रखते अब तो जल्दी से, क्योंकि बीजेपी ने विकास की ऐसी हालत कर दी है कि विकास तो लोग खोजते आ जाते हैं। कैसा विकास? सिर्फ मोदी जी का विकास तो 15 लाख का सूट पहनते हैं, या फिर अमित शाह का विकास, या फिर बीजेपी के जितने नेता है, जितने कार्यकर्ता है, क्योंकि आप देश के किसी कोने में चले जाइए, बीजेपी के 5 स्टार खुले हैं, 5 स्टार स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुले हैं, 5 स्टार यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं खुले हैं, 5 स्टार कार्यालय खुले हैं। कहीं दी कमल भाजपा के अलग अलग किस्म के नाम दिए गए हैं कि फलानी जगह। आप दिल्ली का ही देख लीजिए, एकदम 7 स्टार अंदर जाइएगा तो देखिए कितने ही विशाल जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। तो ये विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता। तो ऐसे में आप और मजबूत होने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अगर जनता का कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाई कांग्रेस की वोट बैंक में सेंधमारी की ये पूरी तरीके से कोशिश है, तो ऐसे में और मजबूत होने के लिए क्या कांग्रेस करने वाली है? क्योंकि और ज्यादा तैयार आपको होना पड़ेगा। देखिए, ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जनता भी देख रही है, जनता समझ रही है कि जब सरकार, अब देखिए, बिल्कुल चुनाव के समय ऐसा कर रहे हैं, चुनाव के समय ये नए नए इवेंट करते हैं जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आप सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब सीबीआई एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट पे जवाब मांगा तो कहा मोदी जी नए नए कार्यक्रम करें। उनको पता है कि क्या फिक्स करना है। इवेंट मैनेजमेंट जो मैंने पहले कहा, ये इवेंट मैनेजमेंट है। आप ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता का, क्योंकि जनता आपसे सवाल पूछेगी कि क्यों आपने युवा को, आप सोचिए नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, लेकिन अब कल सीधे पढ़ रहे हैं आप अपने मुख्यमंत्री की, आप उनसे ये पूछ लेते हैं आपके साथ नहीं है, काम किया है विकास के नाम पे बात नहीं है, जनता के पास नहीं है। जनता ने 2014 में आपको आउट किया, 2019 में आउट किया, 2024 में आपको पावर से जीत में ले आएगी। भगवान की उत्तर भारत में आपका मतलब तकरीबन खत्म हो गया। बीजेपी जनता किसके साथ है आने वाले समय में पता चलेगा। राजवीर जी और टीना जी, इस तरीके से बहस करने का कोई मतलब नहीं। एक एक करके एक दूसरे को सुनेंगे तो लोग भी आपको सुनेंगे। इस तरीके से बहस में लोग भी देखना पसंद नहीं करते हैं। लौटूंगी आप दोनों के पास। अनुज जी से कुछ मेरा सवाल है। मोदी जी की नीतियों पर
मोदी जी की नीतियों पर जनता ने वोट लगाई है, 2014 में लगाई है, 2019 में लगाई, 2024 में लगाई। वो पोस्टरों में जरूर है, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बच रही है बताइए। कहते हैं कि मैं बेटी, मेरे घर की बेटी। ठीक है राजवीर जी, टीना जी, ये जनता बताएगी, ये यहाँ पर चाहे कुछ नहीं हुआ, जनता बताएगी किसकी सरकार आनी है। आप थोड़ा सा सुन लीजिए। अनु जी कुछ कहना चाह रही है, अनु जी कुछ कहना चाह रही है। अनु जी अपनी बात रखिए आप। सोनीपत में हराया, रोहतक में हराया। अनु जी अपनी बात रखिए। जी, मैं सबसे पहले तो मेरे प्रवक्ता भाई से और प्रवक्ता बहन से कहना चाहूंगी कि आप लोग इस तरह से बात करके ओवरलैप करके सब कुछ और चैनल का टाइम बर्बाद करते हो, ये अच्छा रवैया नहीं है। अगर आपके पास जवाब हो तो आपको टाइम मिलता है, सीधे नोट करके बात करिए। जो जी जवाब बीजेपी 2 सीट मांगी है और बीजेपी नहीं दे रही, इसलिए ये गठबंधन टूटा। मैं नहीं मानती। अगर बीजेपी इस गठबंधन को जारी रखती और एक भी सीट इनको ना देती बीजेपी को, पड़े रहते, क्योंकि अब याद कीजिए तो बीजेपी के अंदर सिर्फ ढके बैठे थे। किसी हमारी इज्जत बची। ऐसा इलेक्शन देखा आपने बड़ौदा इलेक्शन, बाई इलेक्शन देखा आपने, कानपुर बाई इलेक्शन देखा ना, और उसके बावजूद ये बड़े खुश थे क्योंकि इनको ये पता था कि हमारे क्या होना है। नहीं, आप 2 सीट की बात कर रहे हो, इनको 1 सीट भी ना मिलती, सिर्फ ये कह देते कि हम गठबंधन में 10 की 10 सीट पे बीजेपी लड़ेगी और जेजेपी के साथ हम आगे विधानसभा देंगे तो भी। अनु जी आपकी आवाज कट रही है, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। मेरी आवाज अब आ रही है? जी कहिए। अभी आ जी जी जी, मैं मेरी कांग्रेस की बहन को कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सुन। मैं यहाँ कि जब हुई थी जिसमें चौटाला साहब ने विपक्ष को एक करने की कोशिश की थी, तब यही कांग्रेस के बाबू बेटा जगह जगह बयान देते थे कि कांग्रेस अकेली सक्षम है, हम अकेले सक्षम हैं। तो आज ये सक्षम लोग क्यों कह रहे हैं कि हमारा वोट कट जाएगा अगर कोई पार्टी इलेक्शन लड़ेगी? तो किस तरह की सक्षमनेस थी आपकी? किस तरह का? सुनिए, शांति मैडम, आप अपने समय पे बोलिएगा। इतना डर क्यों है आज आपको? आप तो बहुत सक्षम लोग थे ना। तो ये जो अहंकार, बाप बेटा का जो अहंकार था, इन कांग्रेसियों का अहंकार कांग्रेस को डुबोएगा निश्चित तौर पे। और हमें ये इन्हें दिखाई दे रहा है, इसलिए ये बौखलाहट है आपको, आप लोगों को। जो एरोगेंस आपने दिखाया वो आज आपको परेशान कर रहा है मैडम। आपने एक ऐसी पार्टी जिसका हरियाणा के अंदर कभी एमएलए एमपी तो दूर, एक एमएलए तक नहीं बना, उसके साथ गठबंधन किया, उनको एक सीट दी, लेकिन जो मजबूत दल थे जिनके पीछे वोट बैंक था, उनसे डर के मारे इस बाप बेटा ने हमेशा हर जगह ये कहा कि हम अकेले सक्षम हैं, अकेले सक्षम हो तो फिर अब लड़ो। डर किस बात का है? ये भय किस आपके चेहरे पे क्यों दिखाई दे रहा है कि हमारा वोट बैंक कट जाएगा? आपका वोट बैंक कितना नकली है? कांग्रेस का वोट बैंक कितना नकली है कि वो कहीं चला जाएगा? हमें कोई डर नहीं है। हम कल भी कॉन्फिडेंट थे, हम आज कॉन्फिडेंट थे कि लोकदल का वोट बैंक दल के साथ ही रहेगा। मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेजेपी का वोट बैंक वैसे भी कांग्रेस की तरफ नहीं जाना था, वो लोकदल का वोट बैंक है, लोकदल में आएगा। ठीक है शालिनी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा और बहुत छोटा सा जवाब आप दीजिएगा, उसके बाद से राजवीर जी आपके पास आऊंगी। तीनों को आपने सुना, अलग अलग दावे हैं, अलग अलग कॉन्फिडेंस है, तो ऐसे में क्या लगता है हरियाणा में लोकसभा की जो हवा है 10 सीटों में किस तरफ रुख करेगी? देखिए, हरियाणा का इलेक्शन हवा पे ही बैठता है, ये पुरानी कहावत है और पुरानी सच्चाई है। तो इलेक्शंस के पास आते आते कौन अपने आप को ज्यादा मजबूत बना सकता है, कौन अपने आप को ज्यादा जनता से ज्यादा कनेक्टेड दिखा सकता है, वोट किसके बेसिस पे पड़ेगा। मुद्दे बहुत हैं और गवर्नेंस के मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स डेफिनेटली हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि हिंदुत्व के वोट बैंक पे अगर वोटिंग होगी तो बीजेपी ने 2 अपने जो मास्टर स्ट्रोक्स खेले हैं, राम मंदिर और सीए का इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों के
इसको दिखाते हुए देखिए, हमेशा से वही है मोदी जी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज। दूसरी चीज, हमने जो कहा हमने वो किया। ये प्लैंक जो वो लेके चलेंगे, तो इस वक्त पूरे विश्व भर में एक्चुअली ये हो रहा है कि हर देश में देखा जा रहा है कि लोग चाह रहे हैं, डिपेंड करता है वो किस फॉर्म में है, बात अलग है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए। ठीक, तो ठीक है, ये जो एक जनता की नब्ज है वो बीजेपी ने पकड़ी है। ठीक, राजवीर जी फाइनल कमेंट भी पूरी डिबेट पे चाहूंगी। तमाम सारे आरोप जो लगे, चाहे एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, चाहे जाट वोट बैंक की बात हो, चाहे ओबीसी वोट बैंक के फैक्टर की बात हो, इन सभी का कैसे जवाब देते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर वर्ग को छुआ है। मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई है, प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई है, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं बनाई, वो सर्व समाज के लिए बनाई है, सती बिरादरी के लिए बनाई है। हर धर्म के जो लोग हैं उसमें लाभ ले रहे हैं। नंबर 2, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया। अभी परसों ही कल आप ये देखो 1 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास हुए गुड़गांव में। 15 लाख आपके गाँव में, ठीक है, 2 करोड़ आपकी घर में लगी, किसी की नौकरी या नहीं लगी है बताइए पहले आप। काला धन पहुंचा या नहीं पहुंचा है, किस किस के जेबों में पूछ है काला धन? टीना जी सुन, ये क्या बोल रहे हैं? सुन लीजिए ना, इसके बाद आप ही के पास आऊंगे, आप ही सुनूंगी इसके बाद फाइनल कमेंट। राजवीर जी कहिए। 152 आप कभी यात्रा करके देखना, नारनौल से चंडीगढ़ के आपको पता लग जाएगा। ये इसी सरकार की देन है, ठीक है ना। अभी जो और एक और बात है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो चीजें दिख रही है, वो जमीन पे वो चीजें, ठीक है ना। तो इनके पास कोई एजेंडा है नहीं, कुछ है नहीं इनके पास। जनता ने इनको लगा रखा, 2014 में इनको हराया था, 19 में हराया था, 24 में फिर हराएंगे, ठीक है ना। तो एंटी इनकम्बेंसी कुछ है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जी ने हरियाणा में हर वो चुनाव जीता जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना। वो चाहे नगर परिषद के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है। ठीक है राजवीर जी, ठीक है, समय की कमी है राजवीर जी, समय की कमी है। छोटा सा जवाब टीना जी आप दीजिए, फाइनल कमेंट। देखिए 2015 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो कहा था कि हम एम्स बनाएंगे रेवाड़ी में। आज तक ईंट नहीं लगी है वहां पर, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। तभी तो मैं बात करके इनकी रिपोर्ट कार्ड मिल तो सन्नाटा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और जो अभी मैडम कह रही थी कि देखिए मोदी जी को तो राम पर भी भरोसा नहीं है, राम पर भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी सुनिए मेरी बात, गुब्बारा जो है वो फूट गया है। अब आप सत्ता से नहीं आने वाले हैं, अब आप भूल जाइए, क्योंकि काट की हांडी में बार बार कहती हूँ, बार बार नहीं चढ़ती है। आपको 2 बार सरकार ने बिठाया, 2 बार आपके सिर के माथे पर ताज पहनाया, लेकिन आप उस लायक नहीं है, क्योंकि आप लोग इस लायक नहीं है कि सरकार चला पाए। सिर्फ अपना पेट भरने से देश नहीं चलता साहब। अपना पेट भरने से सिर्फ आपका पेट जरूर भारी हो जाएगा, लेकिन जनता आज भी क्योंकि समय की कमी है। राजवीर जी, अनु जी, शालिनी जी, समय की कमी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बनने के लिए। तो हरियाणा में आज सियासी जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से उलटफेर होती हुई दिखी। गठबंधन की सरकार टूटी, उसके बाद से दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी, कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ। ऐसे में नए सीएम का नाम के ऐलान के साथ ही शपथ ग्रहण भी हुआ। नायब सिंह सैनी नए जो मुख्यमंत्री हैं वो हरियाणा के बने। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।